हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस। आज का जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बट एग्जाम के इम्पोर्टेंस से आप कह सकते हो, प्लस हमारे जो ओवरऑल सिलेबस के साथ रेलिवेंसी जो इस चैप्टर की है बहुत खास है। वो किस लिए? देखिए, कोई भी एसएससी अगर आप कोई भी एसएससी की टैक्स कैलकुलेशन करने जा रहे हो, इनकम कंप्यूट करने जा रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आती है, पूछा जाता है कि वही बंदे का स्टेटस क्या है। स्टेटस से मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, बंदा क्या है, रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर पूछा जाता है। इसलिए जो आज का चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए नहीं, सभी रीजन से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कोई भी एसएससी है, मान लीजिए हम इंडिविजुअल हैं, हमारा स्टेटस क्या होगा, और कोई फर्म है, एलएलपी है, एचयूएफ है, कंपनी है, एओपी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो भी पर्सन आते हैं, जो भी पर्सन आते हैं एसएससी की डेफिनेशन में, वो सारे उनका क्या स्टेटस होगा। मतलब आप किसी भी एसएससी की टैक्स कैलकुलेशन करने जा रहे हो, इनकम कंप्यूट करने जा रहे हो, तो उसका सबसे पहले आप रेजिडेंशियल स्टेटस आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर स्टेटस जानने वाले हैं। स्टेटस किस चीज का? रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब जो बंदा है, एसएससी है, क्या उसका स्टेटस है। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए, कहते टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस द पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नोन। जब तक आप किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं पता कर लेते, तब तक आप क्या है, उसकी कहते हैं इनकम नहीं कंप्यूट कर सकते। ठीक है जी। नंबर 2, दस डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इंट्रो में ही, कि भैया अगर आप किसी भी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं जब तक पता कर लेते, तब तक उसकी इनकम कैसे कंप्यूट करोगे, उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करोगे। तो मतलब इनकम कंप्यूटेशन करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन करने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो कहते हैं जी, सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 इनकम टैक्स एक्ट का क्या कहता है जी, कि प्रिस्क्राइब द टेस्ट टू बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल टैक्स पेयर फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। कहते हैं टेस्ट टू बी अप्लाइड, मतलब टेस्ट किया जाएगा टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल टैक्स पेयर, जो भी टैक्स पेयर हैं उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट किया जाएगा। एन असेसीज रेजिडेंशियल स्टेटस मस्ट बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर, मस्ट बी रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनकम इज सॉट टू बी टैक्स। अब आप असेसी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करोगे, असरटेन करोगे, वो इन रेफरेंस टू द क्या होगा? प्रीवियस ईयर। क्यों प्रीवियस ईयर होगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर की तो इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं किसमें? असेसमेंट ईयर में। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो कंप्यूट हो रही है असेसमेंट ईयर में। तो इसका मतलब क्लियर ही हुआ ना, साफ साफ यही हुआ कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2021, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 है, उसका असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या होगा? असेसमेंट होगा। ठीक है। 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जो भी हमने इनकम अर्न करी है, प्रीवियस ईयर में हमने इनकम अर्न करी है, उसका असेसमेंट कहां पर होगा? उसका असेसमेंट होगा हमारे असेसमेंट ईयर 21-22 में, 2021-22, 2021-22। ठीक है, 2021-22। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम यहां पर बात करें, हम अपने एग्जाम के पर्पज से बात करें, हमारा प्रीवियस ईयर कितना है? 2020-21। ठीक है जी। 2020-21 से मतलब यहां पर क्या है? 2020-21 से मतलब है 1/4/2020 से लेकर
31 मार्च 2021 के बीच में हमने जितनी भी इनकम अर्न की है, जितनी भी इनकम अर्न की है, उसका हम स्टेटस देखेंगे एसएससी का। उस पीरियड में एसएससी का स्टेटस देखेंगे कि क्या भैया जी एसएससी का स्टेटस है। ठीक है जी, एसएससी का क्या स्टेटस है। ओके है जी। तो सबसे बड़ी बात कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस जो एसएससी का है में चेंज हो सकता है ईयर टू ईयर। मतलब क्या हुआ, अगर एक साल एसएससी का स्टेटस जो भी होगा, क्या वो हर साल सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, सेम नहीं रहेगा। वो क्या है, हो सकता है अगले साल सेम हो रहे, हो सकता है चेंज हो जाए। इसलिए क्या है, में चेंज है। ठीक है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस जो एसएससी का है वो चेंज हो सकता है हर साल। इसका मतलब है चेंज अगर हो सकता है हर साल, तो इसका मतलब है हर साल हमें कंप्यूट करना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससी का। ठीक है ना, हर साल हमें कंप्यूट करना पड़ेगा भैया उसका क्या स्टेटस है। क्लियर है जी। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडिविजुअल का अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस देखना चाहते हो तो वो क्या हो सकता है। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं, वो चार्ट कॉपी भी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग प्रोविजन पे आएंगे। ठीक है जी। रेजिडेंशियल स्टेटस किसका जी, इंडिविजुअल का। अब देखिए यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए इंडिविजुअल का दो तरीके की कंडीशंस हमें देखनी होती हैं। दो तरीके की कंडीशंस हमें देखनी होती हैं। एक होती है जी बेसिक कंडीशंस, एक होती हैं एडिशनल कंडीशंस। एक होती है बेसिक कंडीशंस, एक होती है एडिशनल कंडीशंस। अब मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, फिर तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर सॉरी, इसमें आप दो लगाइए, यस और नो। अगर किसी भी इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशंस पूरी कर दी, बेसिक कंडीशन दो होती हैं, दोनों में से एक कंडीशन अगर आपने पूरी कर दी तो फिर वो क्या है, क्या हो जाएगा, यस अगर हुआ तो क्या होगा, वो रेजिडेंट हो जाएगा। सिंपल हम लोग बोलेंगे कि वो रेजिडेंट है। ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशंस भी पूरी नहीं कर पाता, अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी कर पाता, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। समझ रहे हो जी। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन पूरी करता है, दो में से एक कम से कम, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। अगर दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाता वो, फिर वो क्या हो जाएगा, सीधा ही नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी ने, अगर मान लीजिए किसी एसएससी ने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है, ठीक है जी, फिर वो यहां से शिफ्ट हो गए, कहां चला जाएगा, एडिशनल कंडीशन में। फिर हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन पर। अगर कोई एसएससी बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, फिर वो एडिशनल कंडीशन हम उसकी देखेंगे। अब एडिशनल कंडीशन
अगर मान लीजिए एडिशनल कंडीशन होती है दो, ये बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है दोनों की दोनों। एडिशनल कंडीशन दो होती है, दोनों की दोनों सेटिस्फाइड करनी होती हैं, तो आगे अभी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे फोकस कीजिए आप। ठीक है, अगर कोई बंदा एडिशनल कंडीशंस पूरी कर देता है, अगर कोई इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों पूरी कर देता है, फिर तो वो क्या हो जाएगा जी, ROR। ठीक है, अब ROR क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए बच्चों। ROR होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR। ओके है जी। अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन दोनों की दोनों, एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों पूरी कर देता है, बेसिक तो पूरी की है उसने, बेसिक पूरी करेगा तभी एडिशनल की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों अगर पूरी कर देता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ROR। अदरवाइज अब मान लीजिए दो एडिशनल कंडीशन थी, दोनों में से एक पूरी करी या दोनों ही नहीं कर पाया, फिर तो क्या होगा, फिर वो बन जाएगा RNOR। RNOR का मतलब क्या होता है, RNOR का मतलब होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कुल मिला के पूरा चार्ट अगर आप सम अप करो इसको, तो क्या क्रक्स निकल के आता है आप लोगों के लिए। अब देखिए, अगर कुल मिला के दो तरीके की कंडीशंस हैं, कुल मिला के दो तरीके की कंडीशंस हैं। चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, देखना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्लियर है जी, विजिबल है। अब देखिए दो तरीके की कंडीशंस होती हैं, एक बेसिक कंडीशन, एक होता है एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन सबसे पहले पूरी करनी होती है। बेसिक कंडीशन अगर आप दो में से एक भी पूरी करते हो, दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन भी पूरी करते हो, फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट। अगर दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन हम लोग पूरी नहीं कर पाते, दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी पूरी नहीं कर पाते, फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, नॉन रेजिडेंट। ओके है जी, सिंपल है। अब आते हैं, मान लीजिए मैं संदीप कुमार क्या करता हूं जी, मेरा स्टेटस मान लीजिए बेसिक कंडीशन मैंने दोनों में से एक पूरी कर दी, सपोज कीजिए पहला केस है, मैंने बेसिक कंडीशन दोनों में से एक पूरी कर दी। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने दोनों में से एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, मतलब क्या है, मैं रेजिडेंट कहलाऊंगा। पहला स्टेज तो हमने डिटरमाइन कर लिया। दूसरी स्टेज पे अब हम चलेंगे। दूसरी स्टेज पे अब हम क्या करेंगे, देखेंगे। पहला देखो राउंड पार कर लिया हमने, पहला राउंड पार हो गया बेसिक कंडीशन वाला। बेसिक कंडीशन का राउंड क्लियर होने के बाद सेकंड राउंड आता है एडिशनल कंडीशन वाला। एडिशनल कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि एडिशनल कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि दो एडिशनल कंडीशन अगर मैंने दोनों की दोनों वो पूरी कर दी हैं, फुलफिल कर दी हैं, फिर तो मैं क्या हो गया जी, ROR, दैट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया मैं। तो फिर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर मान लीजिए दो एडिशनल कंडीशन में से सिर्फ मैं एक ही पूरी कर पाया या फिर दोनों ही नहीं कर पाया, फिर मेरा स्टेटस क्या हो गया, RNOR। रेजिडेंट तो हूं बट नॉट ऑर्डिनरी हूं, रेजिडेंट तो हूं बट नॉट ऑर्डिनरी हूं। तो यार कुल मिला के देखा जाए तीन स्टेटस निकल कर आए। समरी अगर आप निकालना चाहो तो तीन स्टेटस निकल कर आए। एक ROR, कुल मिला के तीन स्टेटस निकल कर आए। कौन कौन से तीन निकल कर आए, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। पहला ROR, दूसरा RNOR, तीसरा नॉन रेजिडेंट। क्लियर है जी, तीन स्टेटस आप लोगों के निकल कर आए, ROR, RNOR, नॉन रेजिडेंट। ROR कब होगा, ROR तब होगा
जब किसी इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशन भी पूरी कर दी है प्लस एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर दी है। एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है, दोनों में से एक, और एडिशनल कंडीशन दो होती हैं, दोनों की दोनों पूरी कर दी हैं। ठीक है, फिर तो मैं क्या हो गया, स्टेटस मेरा क्या होगा, ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा RONOR हो सकता है। RONOR कब होगा, जब मैंने बेसिक कंडीशन दोनों में से एक तो पूरी कर दी है बट मैं एडिशनल कंडीशन दोनों नहीं सेटिस्फाइड कर पाया। दो एडिशनल कंडीशन होती हैं, दोनों की दोनों पूरी करी तो फिर मैं ROR बनूंगा ना। मैंने दोनों में से एक पूरी कर पाया हूं या कोई भी नहीं कर पाया, देन फिर मैं क्या हो जाऊंगा, RNOR हो जाऊंगा। और तीसरा स्टेटस मेरा क्या हो सकता है, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट में कब होऊंगा, नॉन रेजिडेंट में तब होऊंगा जब मेरा जो स्टेटस है, बेसिक कंडीशन है, मैं वो पूरी नहीं कर पाया। दो बेसिक कंडीशन थी, दोनों की दोनों ही नहीं पूरी कर पाया। दो बेसिक कंडीशन है, मैंने आपको बोला 2 राउंड होते हैं, पहला राउंड बेसिक कंडीशन वाला, दूसरा राउंड एडिशनल कंडीशन वाला। मैं बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरी कर पाया, दोनों में से किसी को भी नहीं, कहीं भी मैं फॉल नहीं कर रहा मैं, फिर मेरा स्टेटस सीधा ही नॉन रेजिडेंट में चला जाएगा, सीधा ही मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊंगा। क्लियर है जी, यहां तक तो ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन आप बता तो रहे नहीं, तो बच्चों तो सबसे पहले जरूरी क्या था ये समझना कि भैया कब हम लोग ROR हो जाते हैं, कब हम RNOR हो जाते हैं, कब हम नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं। कंडीशन याद करना तो चुटकियों का काम है जी, ठीक है, बड़े आराम से हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी बेसिक कंडीशन की। अब बेसिक कंडीशन कौन सी है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। ये दो बेसिक कंडीशन है, ये दोनों में से आप लोगों को एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है। वो क्या है, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। मैं इंडिया में रेजिडेंट तब माना जाऊंगा अगर ही और शी, मतलब मैं मान लो ही हूं, आप मान लीजिए गर्ल हो, तो आप शी हो गए। ठीक है जी, ठीक है सर, बिल्कुल। अब क्या है, अगर मैं इंडिया में फॉर दैट पीरियड मीन्स जिस प्रीवियस ईयर का हम लोग स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस पीरियड का हम लोग स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं, असरटेन कर रहे हैं, उस पीरियड में मैं कितने दिन रहा हूं, 182 और मोर डेज। ठीक है जी, जैसे हम बात कर रहे हैं 2020-21 प्रीवियस ईयर की, 2020-21 प्रीवियस ईयर में अगर मैं 182 या उससे ज्यादा दिन स्टे करता हूं इंडिया में, देन मैं रेजिडेंट, मतलब बेसिक कंडीशन मैंने पूरी कर दी, तब मैंने बेसिक कंडीशन माना जाएगा पूरी कर दी। अब मान लीजिए मैं 182 डेज से कम इंडिया में रहा हूं, ठीक है जी, मान लीजिए मैं 182 डेज से कम इंडिया में रहा हूं टोटल पीरियड। ठीक है जी, टोटल पीरियड में क्या होता है ये भी बताता हूं जी आगे जाके। अब मान लीजिए मैं 182 डेज इंडिया में इस साल प्रीवियस ईयर 2021 में नहीं रहा इंडिया में, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर सर जी हम दूसरी कंडीशन की तरफ चल पड़ेंगे, हम लोग दूसरी कंडीशन की तरफ चल पड़ेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि मैं प्रीवियस ईयर में 60 और मोर डेज रहा हूं। जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 और मोर डेज, 60 और मोर डेज प्लस, अब दूसरी कंडीशन में दो कंडीशंस हैं, दूसरी कंडीशन में दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। अब वो दो शर्तें में से पहली शर्त क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट का मतलब समझ गए ना, जिस प्रीवियस ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर का स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं 2020-21 प्रीवियस ईयर का स्टेटस। अब 2020-21 का हम बात कर रहे हैं, तो 2020-21 में असेसी कितने दिन रहा है, 60 या उससे ज्यादा दिन रहा है, 60 या उससे ज्यादा दिन रहा है। अब दूसरी चीज है, इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर इससे पिछले 4 साल में assessee has been in India during the 4 year immediately preceding that year
फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 365 और मोर डेज। ठीक है जी। इमीडिएटली, ध्यान से पढ़िए, इमीडिएटली प्रोसीडिंग दैट ईयर, मतलब क्या है, दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको अच्छे से। नंबर एक है जिस प्रीवियस ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं मान लीजिए बात कर रहा हूं आपके साथ प्रीवियस ईयर 2020-21 की। नंबर एक, मैं प्रीवियस ईयर 20-21 में कितने दिन रहा हूं? कम से कम 60 और प्लस, 60 और प्लस, 60 या 60 से ज्यादा दिन रहा हूं। मान लीजिए मैं 70 दिन रहा हूं, 70 डेज रहा हूं 2020-21 प्रीवियस ईयर में। ठीक है जी। अब दूसरा क्या है, इससे पिछले 4 सालों में, इससे पिछले 4 सालों में 365 और मोर डेज भी होने चाहिए, ही होने चाहिए। मतलब कौन कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया? प्रीवियस ईयर 19-20, 18-19, 17-18, 16-17 हो गया ना, 16-17-18-19। ठीक है जी। अब ये 4 प्रीवियस ईयर में मैं कितने दिन इंडिया में कम से कम होना चाहिए? 365 और मोर। ठीक है जी, कितने दिन होना चाहिए? 365 और मोर डेज होना चाहिए कम से कम। क्लियर है जी। नंबर एक 60 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 और मोर डेज इन लास्ट 4 ईयर immediately preceding the relevant previous year, immediately preceding the relevant previous year। जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, इमीडिएटली उससे पिछले 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन में रहा हूं इंडिया में? 365 और मोर। तो दो शर्तें हो गई। अगर मैं पहली शर्त पूरी नहीं कर पाया, अगर मैं पहली शर्त पूरी नहीं कर पाया तो फिर मुझे दो शर्तें देखनी होंगी। अब दो शर्तें कौन सी देखनी होंगी? पहला, अगर मैं, पहली कंडीशन कौन सी थी? 182 डेज और मोर, 182 और मोर डेज इंडिया में स्टे नहीं किया मैं, तो फिर दो कंडीशन मुझे सेटिस्फाइड करनी होंगी। एक, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस उससे पिछले 4 सालों में 365 और मोर डेज। क्लियर है? ये हो गई हमारी बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन। ठीक है जी। अब इसके लिए छोटे छोटे आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो क्या है? टू बी रेजिडेंट इट इज सफिशिएंट दैट ओनली इफ एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों में से अगर हम एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हैं, नंबर 1 वाली या 2 वाली, तो चलेगा। दूसरा, सिटीजनशिप हैज नो लिंक विद द रेजिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ। एन इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री, मोर देन वन, इवन दो ही कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। मतलब क्या है? अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री में आपके पास अब सिटीजनशिप है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पर हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो हमें, अगर आप वहाँ पर आपका क्या स्टेटस है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या है, अपनी बेसिक कंडीशन के हिसाब से और एडिशनल कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को देखना है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है जो हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि 182 डेज का कंप्यूटेशन करते वक्त, मतलब हम जब दिनों की गिनती करेंगे, दैट ही एंटर इंडिया एंड डिले ही लीव्स इंडिया शुड बोथ बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया। जब आप दिनों की गिनती करोगे, जिस दिन बंदा इंडिया से बाहर गया था वो भी कंसीडर किया जाएगा, जिस दिन बाहर से इंडिया आया वो भी कंसीडर किया जाएगा। दोनों दिन कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है जी, दोनों दिन कंसीडर किए जाएंगे। जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो इंडिया से गया था, वो दोनों के दोनों दिन कंसीडर किए जाएंगे जब भी हम डे की कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है जी। अब ये आ गया जी बेसिक कंडीशन। ठीक है जी, दो बेसिक कंडीशन थी, एक 182 और मोर डेज, 182 और मोर डेज, और दूसरी क्या थी हमारी? दूसरी हमारी थी 60 और मोर डेज प्लस 365 और मोर डेज इन
लास्ट 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हम चलो बात करते हैं एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। अब देखिए 2 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी, बट कहते हैं कुछ केसेस ऐसे हैं, 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर 3 सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर 182 डेज वाली ही कंडीशन लागू होगी। ठीक है जी, 182 डेज वाली ही कंडीशन लागू होगी, सेकंड पे आप लोग नहीं जा सकते। ठीक है जी, वो कौन कौन से केसेस हैं? exceptions to the above rule, that is period of 60 days shall be substituted by 182 days in the following cases। मतलब क्या है, ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर, ये केसेस ऐसे हैं जहां पर अगर इंडिविजुअल ने बेसिक कंडीशन पूरी, पहली बेसिक कंडीशन अगर पूरी ना करी, दैट इज 182 और मोर डेज वाली पूरी कंडीशन ना करी, तो फिर वो सीधा ही नॉन रेजिडेंट गिना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इन 3 सिचुएशन में 170, 170, 175, 180 डेज आप इंडिया में स्टे करे हो, तो आप सीधा ही नॉन रेजिडेंट काउंट हो जाओगे अगर आप इन सिचुएशन में फॉल करते हो तो। ठीक है, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, मतलब 60 और 365 वाली कंडीशन देखेंगे ही नहीं, सीधा ही बंदा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, अब कौन कौन सी सिचुएशन है जी, चलिए पढ़ते हैं। पहला है इंडियन सिटीजन। एक इंडियन सिटीजन है, लीव कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउटसाइड इंडिया। एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है जी, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए किसी फॉरेन कंट्री में। ठीक है जी, लीव कर रहा है इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया, तो फिर उस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 182 और मोर डेज वाली कंडीशन देखेंगे। अगर वो पूरी नहीं हुई देन वो नॉन रेजिडेंट कंसीडर हो जाए। ओके है जी, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है? कहते बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव इंडिया, हु लिव्स इंडिया in any previous year as a member of crew, as a member of crew वो इंडिया छोड़ के जा रहा है ऑफ एन इंडियन शिप। ठीक है जी, इंडियन शिप से जा रहा है एज डिफाइंड इन द क्लोज 18 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मैं एज ए मेंबर ऑफ क्रू छोड़ के जा रहा है इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमने पहले बात ही कर ही ली। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है। ठीक है, या फिर क्या है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू बाहर जा रहा है। ठीक है जी, तो फिर इन 2 केसेस में 182 डेज वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लगेगी। ठीक है जी, अब तीसरा एक और कंडीशन है जो अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 में। फाइनेंस एक्ट 2020 में ये अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, इसके साथ एक और है, वो भी मैं आपको आगे करवाता हूं। तो देखिए अमेंडमेंट क्या है, कहते हैं इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन क्या होता है आगे हम बात करते हैं। एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एंगेज है आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर एंगेज है किसी एम्प्लॉयमेंट में या फिर बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है जी, वो क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है इंडिया में, मतलब बाहर से इंडिया घूमने के लिए आया। ठीक है जी, तो हम नॉर्मली एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं। ठीक है, आप एक इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया में आए हो घूमने फिरने के लिए, विजिट करिए आपने इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, बाहर गए हो किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है जी, बाहर गए हो, ठीक है, इंडिया से बाहर गए हो बिजनेस के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गए हो। अब बाहर से आप इंडिया विजिट किए हो, इंडिया में विजिट आप कर रहे हो। अब आपकी जो टोटल इनकम है, आपकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, बाहर से
जो आपकी इनकम है उसको छोड़कर अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए तक है, इज अप टू ₹15 लाख इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो फिर आपको जो पहली कंडीशन है वो नहीं आप एप्लीकेबल होगी, सिर्फ पहली कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी, दूसरी कंडीशन आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है जी, इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, इंडिया से बाहर गए हो किस लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या फिर बिजनेस के लिए, ठीक है, और आप यहाँ पे इंडिया में विजिट कर रहे हो, और विजिट कर रहे हो इंडिया में, और आपकी जो इनकम है फॉरेन सोर्स को छोड़कर, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम को छोड़कर इंडिया में जो इनकम है वो कितनी है, 15 लाख रुपए तक है, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ पहली कंडीशन लगेगी। अब पहली कंडीशन में भी कुछ अमेंडमेंट है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए वहां पर क्या था, वहां पर आपके लिए क्या था, नॉर्मल के लिए दूसरी कंडीशन में 60 और मोर डेज प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, यही था ना। अब नोट क्या है, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम other than foreign source income more than 15 lakh, then the second basic condition applicable instead of 60 days in previous year 120 days are considered, sorry, मतलब क्या है, अब ध्यान से जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अभी तक हमने बात किया, अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, 2 बेसिक कंडीशन थी, सम अप करके बात करते हैं। आपने 2 बेसिक कंडीशन थी, एक 182 डेज और मोर वाली, ठीक है, और दूसरी थी 60 और मोर डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर 365 और मोर डेज, ठीक है। पहली और दूसरी कंडीशन में से अगर आप एक भी कंडीशन पूरी कर देते थे नॉर्मल केसेस में, तो आप रेजिडेंट बन जाते थे, बेसिक कंडीशन मतलब सेटिस्फाइड हो जाती थी। फिर हमने पढ़ा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर 2 में से सिर्फ पहली कंडीशन ही जहां पर एप्लीकेबल है, ठीक है, जहां पर सिर्फ अगर आप पहली कंडीशन पूरी कर पाए तो ठीक, नहीं तो आप नॉन रेजिडेंट, ठीक है। उसमें से पहली कंडीशन हमारी क्या थी, एक इंडियन सिटीजन है जो बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, दूसरा मेंबर ऑफ क्रू है, ठीक है, इंडियन शिप का एज ए मेंबर ऑफ क्रू आप बाहर गए हो, तो इन दोनों कंडीशन में आपको सिर्फ 182 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है। अगर आप बाहर गए तो फिर आप नॉन रेजिडेंट, मतलब एज ए आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया से बाहर गए हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, दूसरा आप सिटीजन हो इंडिया के और एज ए मेंबर ऑफ क्रू इंडिया से बाहर गए हो इंडियन शिप में, तो फिर अगर आपने 182 डेज इंडिया में रहे हो देन आप रेजिडेंट माने जाओगे, अगर 182 डेज से कम है तो फिर आप नॉन रेजिडेंट माने जाओगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, आप क्या हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर इंडियन सिटीजन हो आप, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हो या फिर बिजनेस पर्पस के लिए बाहर गए हो और इंडिया में विजिट किए हो, आप इंडिया में विजिट के लिए आए हो और आपकी जो इनकम है फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़कर आपकी जो इनकम है 15 लाख रुपए से, क्या है आपकी इनकम, अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है जी, देखिए इज मोर देन 15 लाख, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, फिर आपको क्या कंडीशन हो जाएगी, सेकंड कंडीशन मतलब आपको एप्लीकेबल हो जाएगी, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी, जरा ध्यान से समझिए, सेकंड कंडीशन पर अमेंडेड वे में एप्लीकेबल होगी। जैसे हमने पहले सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी थी, 60 और मोर डेज प्लस 365 और मोर डेज, यही था ना। अब 60 की जगह पे क्या हो गया 120, 60 की जगह पे इस सिचुएशन में 120 दिन हो गया। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, फिर तो आपको क्या हो जाएगा,
फिर तो आपको कितना एप्लीकेबल हो जाएगा, 120 दिन इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, 120 दिन इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और दूसरा क्या है, 120 दिन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में प्लस 365 और मोर डेज इन लास्ट 4 ईयर। ठीक है जी, 365 और मोर डेज इन लास्ट 4 ईयर। ठीक है जी। और यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए तक है, 15 लाख रुपए तक है, फिर आपको सिर्फ पहली कंडीशन ही लगेगी। ठीक है, अगर 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको 60 की जगह पे 120 दिन वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आप दूसरी कंडीशन में जाके चेक कर सकते हो आपका स्टेटस बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। समझ गए जी। चलिए अब नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 है इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ मोर देन 15 लाख। ठीक है जी, अभी तक वही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है फॉरेन सोर्स के, ठीक है, फॉरेन सोर्स के अलावा, हु हैज बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 120 डेज और मोर बट लेस देन 182। अगर आप 120 या 120 दिन से ज्यादा हो बट 182 दिन से कम हो, ठीक है ना, 182 डेज से कम हो, देन ही विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, तो फिर आपको एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना, देयर इज नो नीड टू चेक द एडिशनल कंडीशन। ध्यान से सुनिए जरा, क्या बोला आपने, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीजन हो, आपकी इनकम कितनी है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, किससे, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, और आप इंडिया में विजिट किए हो, ठीक है, तो अगर आपकी जो स्टे है इंडिया में, अगर आपकी जो स्टे है इंडिया में 120 या 120 दिन से ज्यादा है बट 182 से कम है, फिर तो आप सिर्फ और सिर्फ RNOR हो जाओगे। बेसिक कंडीशन तो मान लिया कि पूरी हो गई, पर एडिशनल पे हम लोग नहीं जाएंगे, एडिशनल पे नहीं जाएंगे। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अगर बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो फिर हम कहां पे चले जाएंगे, एडिशनल पे चले जाएंगे। अगर हमने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो एडिशनल कंडीशन पे चले जाएंगे, पर यहां पर एडिशनल कंडीशन में नहीं जाना। यहां पे बंदे का यहीं पर ही स्टेटस फाइनल कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, अगर एक पर्सन इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और इंडिया में वो विजिट किया है और उसकी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, फॉरेन सोर्स से, अदर देन फॉरेन सोर्स से इनकम उसकी 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो और वो स्टे किया है इंडिया में 120 दिन से ज्यादा बट लेस देन 182 डेज, क्योंकि 182 डेज और मोर हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो बंदा सीधा ही बेसिक कंडीशन नॉर्मल वे में पूरी कर गया। ठीक है ना, वो तो नॉर्मल वे में पहली कंडीशन ही नॉर्मली पूरी कर गया, सेकंड कंडीशन तक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। जब वो सेकंड कंडीशन में सेकंड की जो अमेंडेड सब सेक्शन आया है, अगर वो कंडीशन पूरी कर गया, ठीक है, पर 120 दिन से ज्यादा है बट कितने से कम है, 182 से 182 से कम है, फिर तो क्या होगा, फिर वो सीधा ही सीधा डायरेक्टली क्या होगा, RNOR होगा, RNOR होगा। वो बंदा एडिशनल कंडीशन की तरफ जाएगा ही नहीं, वहीं पर ही बस चेक करके फाइनल कर दिया जाएगा, दैट इज RNOR। क्या जी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का ठप्पा लग जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा उसे। ठीक है जी, क्लियर है, ओके है सर, बिल्कुल अब तो समझ आ गया। तीसरे नोट पे चलते हैं बच्चों। तीसरा नोट क्या है मेरे बच्चों, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेन सोर्स इनकम सर ने बोला, ठीक है, और एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था वो भी नहीं बताया, तो दोनों वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फॉरेन सोर्स इनकम का मेरे बच्चों मतलब होता है इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया।
इनकम कोई है जो एक्रू भी बाहर हुई है और अराइज भी बाहर हुई है, एक्सेप्ट इनकम ड्राइव फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर कोई इनकम और बिजनेस है, बिजनेस या प्रोफेशन है जो सेटअप हुआ है इंडिया में, बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप हुआ है इंडिया में, ठीक है, पर उसकी इनकम एक्रू भी बाहर हुई है, एक्रू भी बाहर हुई है और क्या हुई है, अर्न भी बाहर हुई है, अराइज भी बाहर हुई है, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बिजनेस सेटअप इंडिया में है, ठीक है जी, तो उसको हम क्या मानेंगे, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ठीक है जी। बिजनेस कहाँ पर है, बिजनेस सेटअप कहाँ पे हुआ है, जब बनाया था बिजनेस, शुरुआत की थी, सेटअप किया था, तब तो इंडिया में था, ठीक है, बिजनेस शुरुआत की थी इंडिया में की थी, पर बाद में वो बिजनेस हम शिफ्ट करके किसी और कंट्री में ले गए, ठीक है, तो इसमें क्या माना जाएगा कि वो फॉरेन सोर्स इनकम मानी जाएगी, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि वो हम लोग सेटअप जब किया था इंडिया में था, जब बाद में हम शिफ्ट करके बाहर ले गए, ठीक है जी, इनकम अर्न भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हो गई, ठीक है, बिजनेस भी वहीं पर ही है, तो उसको हम क्या मानेंगे, फॉरेन सोर्स इनकम से मानेंगे। अब बात करते हैं डीम टू बी इंडियन ओरिजिन, ए पर्सन इज डीम टू बी इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन ओरिजिन क्या होता है, किस बंदे को इंडियन ओरिजिन माना बोला जाता है, इंडियन ओरिजिन उसको बोला जाता है अगर कहते हैं ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मैं या मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी या मेरे पापा, ठीक है, या फिर एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक होता था, ठीक है जी, कहते हैं मैं इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है जी, जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तब अगर पैदा हुए हैं तो फिर वो बंदा एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाए। इट मे बी नोटेड दैट ग्रैंड पेरेंट्स में इंक्लूड हो जाएंगे मैटरनल और पैटर्नल, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर इंडियन ओरिजिन का मतलब समझ ही गए आप, इंडिविजुअल खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, किसी में से भी कोई बंदा जो क्या है अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, उनका जन्म जो है 15 अगस्त 1947 से पहले का है, ठीक है, तो वो देखा जाए तो अनडिवाइडेड इंडिया में ही बॉर्न हुए ना, तो फिर वो क्या माने जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के माने जाएंगे, ठीक है जी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के माने जाएंगे। अब देखिए बच्चों, एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। जैसे कि अभी हमने बात किया कि बेसिक कंडीशन जो हमने पढ़ी, 2 बेसिक कंडीशन थी और कुछ उसके एक्सेप्ट, पहली बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन थे कि कहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होती है, ठीक है, फिर उसमें हमने बात किया कि जो बंदा इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो क्या है, जिसका फॉरेन सोर्स इनकम आउटसाइड, फॉरेन सोर्स इनकम जो है मोर देन 15 लाख है, ठीक है, मोर देन 15 लाख है, और वो विजिट कर रहा है इंडिया में, और उसको 60 और 60 प्लस 365 वाली जो कंडीशन है वो रिप्लेस हो जाएगी 120 डेज के साथ, 120 और मोर और प्लस 365, ठीक है जी। अब उसी के साथ एक सेक्शन इंसर्ट हुआ है नया, डीम्ड रेजिडेंट। अब डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A नाम दिया है जी सेक्शन का, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जो हम पहले पढ़े वो था, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, एक इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन है, जिसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, दैट इज इनकम एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, ये हम पहले बात कर चुके हैं, जो क्या है, एक्सेप्ट फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है जी, जिसकी जो फॉरेन सोर्स से इनकम है, अराइज हुई है, एंड विच इज नॉट डीम टू बी, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड विच इज नॉट डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है, वो क्या है, हमने पढ़ा था ना अभी, फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम कहाँ पे अराइज हुई है, बिजनेस सेटअप इंडिया में है, बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, पर इनकम एक्रू भी बाहर हुई है, अराइज भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है,
ठीक है, मतलब फॉरेन सोर्स एक इंडिविजुअल है जिसकी फॉरेन सोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो मोर देन 15 लाख है, एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट, डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। अब वो क्यों रेजिडेंट माना जाएगा, क्यों रेजिडेंट माना जाएगा प्रीवियस ईयर में? इफ ही इज नॉट लाइबल, if he is not liable to pay tax in any other country or territory by the reason of his domicile or resident or any of criteria of similar nature. However, this provision will not apply in case of individual who is resident of India in the previous year as per the section subsection 1. ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ा हमने? एक इंडिविजुअल है, नंबर एक, इंडियन सिटीजन है वो, ठीक है, बीइंग ए इंडियन सिटीजन है, जिसकी जो इनकम है फॉरेन अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं जी, वो बंदा जो है लाइबल नहीं है, नॉट लाइबल टू पे टैक्स, कहते हैं ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री या टेरिटरी, ठीक है जी, मतलब बाहर वो रहता है किसी देश में, मान लीजिए जैसे दुबई है, दुबई में टैक्स नहीं लगता, अब वहां पर वो रहता है, वहां पर वो टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है, तो कहते हैं जी टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, या फिर रेजिडेंस की वजह से, कोई भी कंडीशन है, मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर नेचर, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है, इन एनी अदर कंट्री। वो किस वजह से टैक्स नहीं देता है, उससे ऊपर वाली लाइन भी पढ़ लो, ध्यान से सुनिएगा, एक्सीडिंग उससे 15 लाख से ऊपर इनकम थी, वुड बी डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो 15 लाख से ऊपर इनकम अर्न कर रहा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और इंडिया में डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। अब क्यों माना जाएगा डीम्ड रेजिडेंट, सुनिएगा ध्यान से, अगर वो उस देश में जहाँ वो रहता है, जहाँ वो कमाई कर रहा है, वहाँ पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं पे करता, ठीक है, या फिर बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल, और रेजिडेंस नहीं है उस कंट्री का, मतलब वहाँ पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है, वहाँ का रेजिडेंस नहीं है, उस देश का वासी निवासी आप कह सकते हो नहीं है, तो फिर हम लोग अपने देश का निवासी बनाने को तैयार बैठे हैं, उसको रेजिडेंट कहने को तैयार बैठे हैं, डीम्ड रेजिडेंट बोलने को तैयार बैठे हैं, बेशक वो रहता बाहर है, ठीक है जी, बस शर्त यही होनी चाहिए, बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नंबर 2 उसकी फॉरेन सोर्स से अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम या में कितनी 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और वो बंदा 182 डेज वाली कंडीशन पूरी ना करता हो। दिस प्रोविजन विल नॉट एप्लीकेबल ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज सेक्शन सबसेक्शन 1। अगर यार वो सेक्शन सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली पूरी कर ही गया, तो इधर दिखने की डीम्ड बनाने की जरूरत ही क्या है, फिर तो वो रेजिडेंट ही हो गया ना। अगर एक बंदे ने 182 और मोर डेज वाली कंडीशन पूरी कर दी, 182 और मोर डेज वाली कंडीशन पूरी कर ही दी, फिर यार इधर आने की डीम्ड वाले में आने की जरूरत क्या है, तो फिर वो सिंपल रेजिडेंट हुआ, डीम्ड लाने की जरूरत क्या है हमें, ठीक है ना। डीम्ड लाने की जरूरत तो तब होती है, डीम्ड बनाने की जरूरत तब होती है जब बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली पूरी करी नहीं उस बंदे ने, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग डीम्ड रेजिडेंट बनाएंगे। कब बनाएंगे, नंबर 1 बंदा इंडिविजुअल है, नंबर 2 उसकी जो इंडियन सिटीजन है, नंबर 3 उसकी जो अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम है वो कितनी है, 15 लाख से ज़्यादा है, और उसने बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करी, ठीक है, और वो किसी और देश का रेजिडेंस नहीं है, किसी और देश का रेजिडेंट नहीं है, उसके पास स्टेटस नहीं है वहाँ का, तो फिर हम लोग उसको अपने देश का निवासी बनाने को तैयार बैठे हैं, स्टेटस देने को तैयार बैठे हैं।
ठीक है जी, उसको हम लोग डीम्ड रेजिडेंट कहने को तैयार हैं। ठीक है जी। अब देखिए, कहते हैं अगर जैसे हमने बात करी थी एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ए शिप, ठीक है, तो अब उसमें गिनती कैसे करनी है, अब वो कौन सी डेट को आ रहा है, मतलब उसको दिनों दिनों की गिनती किस तरीके से करनी है हम लोगों ने। तो कहते हैं इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया इंडिविजुअल हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो और ए मेंबर ऑफ क्रू हो, ठीक है, शिप के, द पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज नॉट टू बी इंक्लूड द फॉलोइंग पीरियड। ठीक है जी, एलिजिबल वॉयज के रेफरेंस में आप कह सकते हो कि ये दिन कंसीडर नहीं होंगे। कौन से नी दिन कंसीडर होंगे कैलकुलेशन में? पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट एंटर इनटू द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, जिस दिन आपने शिप ज्वाइन कर लिया फॉर द एलिजिबल वॉयज, एंड द पीरियड एंडिंग ऑन दैट एंटर इनटू द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब जब आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द साइनिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वॉयज, मतलब जब आप उस शिप में आपको एंटर्स करी उस दिन से एक्सक्लूजन, मतलब दिन नहीं गिने जाएंगे, मतलब मान लिया जाएगा कि बंदा इंडिया में है नहीं, बाहर है। ठीक है, और जब आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब छुट्टी का, शिप से छुट्टी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फिर आप उस पीरियड को आप एक्सक्लूड कर दोगे जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करी शिप में, और जिस दिन आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला वो, उस पीरियड को बाहर निकाल दोगे, मतलब कैलकुलेट ही नहीं करोगे, उसको कंसीडर ही नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया मेंबर ऑफ क्रू का कैलकुलेशन कैसे करना है, दिनों की गिनती कैसे करनी है। अब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या है? कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का मतलब कहते हैं ये जो दिस टर्म हैज़ द मीनिंग असाइन टू इट इन द मर्चेंट शिपिंग कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कम। ठीक है, मतलब मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट मिला है उसको कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब एलिजिबल वॉयज से मतलब यहाँ पे क्या है? एलिजिबल वॉयज से मतलब यहाँ पर ये है ए वॉयज अंडरटेकन बाय ए शिप, ए वॉयज undertaken by a ship engage in the carriage of a passengers or freight in an international traffic, where for the voyage having originated from any port in India has its destination any port outside India। ठीक है जी, एक वॉयज है जो अंडरटेकन बाय, जो क्या है, शिप है, ठीक है, पैसेंजर कोड होता है या फिर कोई अपना सामान वगैरह है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैफिक में है, वेयर द वॉयज हैविंग ओरिजिनेटेड, वॉयज जो है ओरिजिनेट कहाँ पे हो, मतलब चला कहाँ से है, इंडिया से है। ठीक है, और कहाँ पर डेस्टिनेशन पर जाना, कहाँ पर है, देश के बाहर जाना है। या फिर आप इसका ऑपोजिट ले सकते हो, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट वॉयज कहाँ से हुआ है, बाहर से हुआ है, और डेस्टिनेशन कहाँ पे है, इंडियन कोई पोर्ट है, तो वो क्या माना जाएगा? एलिजिबल वॉयज। मतलब इंडिया से शुरू हुआ, बाहर डेस्टिनेशन है, बाहर बाहर से शुरू हुआ, इंडिया डेस्टिनेशन है, तो ये वॉयज एलिजिबल वॉयज माना जाएगा। इसके लिए एज ए मेंबर ऑफ क्रू की गिनती लिखने के लिए, दिनों का पीरियड काउंट करने के लिए। ठीक है जी, तो अब आते हैं बच्चों, ये अभी तक हुई थी हमारी बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस में हम लोगों ने ये कुछ देखा। अब बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल एडिशनल कंडीशन पे आएंगे हम लोग। एडिशनल कंडीशन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था चार्ट में शुरुआत में कि एडिशनल कंडीशन, दो तरीके की एडिशनल कंडीशन होती हैं, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन हमें पूरी करनी है, फुलफिल करनी है, अगर आप ROR का स्टेटस लेना चाहते हैं। अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहते हो तो आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होंगी। अब दोनों एडिशनल कंडीशन कौन सी हैं? नंबर 1, एन इंडिविजुअल हु इज ए रेजिडेंट इन इंडिया। अब आपको पता है कौन रेजिडेंट होगा? जो बंदा बेसिक कंडीशन, एनी वन बेसिक कंडीशन पूरी कर गया तो फिर वो रेजिडेंट हो गया। ठीक है, शैल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ सेटिस्फाइड बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब अगर एक रेजिडेंट जो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो फिर वो क्या हो गया? ROR हो गया। अब कौन सी दो है जी? एटलीस्ट टू आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया,
एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है पिछले 10 साल में 2 बार, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर है 2020-21। इसको छोड़ के पिछले 10 साल में अगर आप 2 बार रेजिडेंट रह चुके हो, अब 2 बार रेजिडेंट क्या, 2 बार रेजिडेंट पता लगेगा बेसिक कंडीशन देख, आप बेसिक कंडीशन देखोगे, बेसिक कंडीशन पूरी हो गई है, बेसिक कंडीशन दोनों में से एक पूरी कर दी है, तो फिर वो आप क्या हो जाओगे, बेसिक कंडीशन दोनों में से एक अगर पूरी कर दी तो आप क्या हो गए, रेजिडेंट हो, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन दोनों में से एक पूरी कर दी, कितनी बार, पिछले 10 साल में 2 बार, तो पहली शर्त पूरी होगी, कौन सी, एडिशनल वाली, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, एंड लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से, एंड इन इंडिया ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 और मोर डेज, 730 या उससे ज्यादा दिन है, लास्ट 7 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है, एडिशनल कंडीशन 2 है, एडिशनल कंडीशन 2 है। पहली, इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर, जिस प्रीवियस ईयर का आप स्टेटस चेक कर रहे हैं, इसको छोड़ के पिछले 10 साल में 2 बार एसएससी जो है वो रेजिडेंट रह चुका है, ठीक है जी। इस पीरियड को छोड़ के पिछले 10 साल में एसएससी 2 बार रेजिडेंट रह चुका है, ठीक है जी। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, इस प्रीवियस ईयर को, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल में 730 या उससे ज्यादा, 730 और मोर डेज स्टे किया है वो इंडिया में, ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 years, ठीक है, प्लस स्टे इन इंडिया फॉर 730 और मोर डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस, ठीक है जी। इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है वो, 730 या उससे ज्यादा, तो फिर वो क्या माना जाएगा कि दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर ली, ठीक है जी। अगर दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी तो फिर वो आरओआर, अगर दोनों में से एक भी पूरी नहीं करी या दोनों ही नहीं कर पाया तो फिर वो आरएनओआर। टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोथ द अबव कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, इट इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाइड एनी वन। अगर इन द अबव फर्स्ट कंडीशन रेजिडेंट इन इंडिया, वर्ड इज यूज रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स ऑलरेडी हैज बीन मेंशन, ठीक है ना, वो हम ऑलरेडी मेंशन कर ही चुके हैं फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो अब हम बात इन शॉर्ट करें, बेसिक कंडीशन क्या थी, 2 बेसिक कंडीशन थी अगर नॉर्मली बात करें। पहली 182 और मोर डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, अगर वो पूरी ना हुई बेसिक कंडीशन तो फिर क्या होगी, 60 और मोर डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 और मोर डेज इन लास्ट 4 years, ठीक है। और अगर 3 केसेस में सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है, वो कौन सा था, एक पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है। दूसरा क्या है, इंडियन सिटीजन है जो क्या है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू बाहर गया है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू, ठीक है। तीसरा, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, जो क्या है, बाहर है और वो विजिट कर रहा है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में विजिट करता है और उसकी जो इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, 15 लाख से अगर ज़्यादा नहीं है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तीसरे वाली कंडीशन की सब बात कर रहे हैं अब हम, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, तो फिर उसको दूसरी कंडीशन पर एप्लीकेबल हो जाती है। पर दूसरी कंडीशन नई तरीके से एप्लीकेबल होती है, वो किस तरीके से है, 120 डेज और मोर हो जाएगा, किसकी जगह पे, 60 दिन की जगह पे, ठीक है, और 4 साल में पिछले 365 और मोर, वो तो चेक करने का, ठीक है। अब एक सेक्शन और, पहले बेसिक कंडीशन अब पूरी हो गई जी, उसके अलावा अब आते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में हम लोगों ने ना क्या देखा,
असेसी दो कंडीशन अगर पूरी कर देता है, दो कंडीशन अगर पूरी कर देता है तो फिर वो ROR हो जाएगा। अब वो दोनों कौन सी हैं? पहली है इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 प्रीवियस ईयर में वो क्या है, 2 बार कम से कम 2 बार प्रेजेंट रह चुका है। प्लस दूसरी क्या है, इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल में 730 दिन, 7 साल में 730 और उससे ज्यादा 730 और मोर डेज स्टे इन इंडिया। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक पढ़ा डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट में क्या पढ़ा हमने? डीम्ड रेजिडेंट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। ये क्या होता था? अगर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है जो क्या है, बाहर किसी भी देश में उसके पास सिटीजनशिप नहीं है, रेजिडेंट नहीं है वो, ठीक है, और उसकी जो अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम है वो 10-15 लाख से ज़्यादा है, तो फिर वो इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा, और वो तब माना जाएगा जब उसने बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन पूरी नहीं कर पाया वो, तब फिर वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारा पूरा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में के बाद हम नेक्स्ट स्टेटस की तरफ जाते हैं। ठीक है जी।